Hello everyone, a very warm welcome to all of you and let us start with today's newspaper. But start करने से पहले let me suggest you one thing कि आप लोग वीडियो देखने के बाद इसका जब PDF अवेलेबल हो जाए वेबसाइट पर इसको ज़रूर डाउनलोड कर लिया करो और इसको क्या है इसको फाइलिंग करना शुरू कर दो। इससे जो है आपको जो है जब रिवाइज करोगे तो बहुत क्विकली रिवीजन हो जाएगा न्यूज़ का। और हाँ, बिना वीडियो देखे अगर आप PDF डाउनलोड कर लेते हो तो ये एक बेनिफिशियरी नहीं है, बिकॉज आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो क्लिप लगाई क्यों गई है। ओके, सो वन टाइम वीडियो वॉच एंड रिवाइज 2 to 3 टाइम्स द PDF। ओके, ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। द हिंदू को कवर करते हैं और टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। 2 टॉपिक्स मिले हैं इसमें। चाइना रिपीट्स क्लेम ऑन भूटानिस्ट, ये पढ़ लेना। दूसरा टॉपिक है चाइना ड्राफ्ट रूल्स फॉर स्ट्रिक्टर ओवरसाइट ऑफ फॉरेन टीचर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चाइना रिपीट्स क्लेम ऑन भूटान ईस्ट, इसको कवर करते हैं। देखो पहले तो देख लो कहाँ कहाँ पे डिस्प्यूटेड एरिया है, तो ये हम लोग पहले कवर करते हैं। देखो ये है हो गया डोकलाम प्लेटू। ओके, ये लगभग कितना है 269 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद आ गया जारलुंग, ये टोटल 495 किलोमीटर एरिया डिस्प्यूटेड एरिया है। फिर आ गया पासमलुंग, लगभग ये दोनों 495 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। ओके, अब आता है यहाँ पे सक्टेंग वाइल्ड सेंचुरी, जहाँ पे अब ये नया डिस्प्यूटेड एरिया दोनों कंट्रीज के बीच में हो गया है। अभी तक केवल ये एरिया हो गया, ये और ये इतना ही था। इधर अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड कोई भी जो है यहाँ पे कुछ भी डिस्प्यूटेड नहीं था, बट अब धीमे धीमे क्या है कि चाइना ने वहाँ पे भी डिस्प्यूटेड अपना क्लेम जो है वो बोलना शुरू कर दिया है। और इवन जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से रिलेटेड जो फंड जाता था UNDP लेड, तो इसमें क्या था कि इसने बोल दिया कि दैट इज़ अ डिस्प्यूटेड एरिया, तो उसको नहीं मिलना चाहिए। तो बट भूटान टुक हेल्प ऑफ इंडियन डेलीगेट्स और पूरा जो क्लेम था वो रिजेक्ट करवा दिया। ओके, जो चाइना का था, एंड देन भूटान गॉट द फंडिंग। ओके, सो इस तरह इंडिया ने भूटान को इस सिचुएशन में हेल्प करा। अब कि देखो सिंस 1984 व्हेन चाइना और भूटान का टॉक शुरू हुआ, तो मैंने जो कवर करा कि यही जो एरियाज थे वो डिस्प्यूटेड थे। ओके, और ईस्टर्न बाउंड्री कभी भी डिस्प्यूटेड नहीं रही है। अभी जो है चाइना ने क्या करा है कि कुछ एक नया प्रपोजल लेकर आया है, एंड उसके अकॉर्डिंग लगभग 495 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है उसको जो है पास्चर लैंड से जो है वो रिप्लेस करना चाहता है। बट भूटान के लिए देखो ये अच्छा तो है, बिकॉज ऐसा बहुत सारा अच्छा लैंड मिल जाएगा, लार्ज ऑफ लैंड भूटान को मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि वो जो एरिया है जो स्वैप करना चाह रहा है, देखो इतना डिफरेंस होने के बावजूद भी चाइना एग्री कर रहा है। बट क्यों एग्री कर रहा है? बिकॉज वो जो एरिया है ना वो बहुत ज़्यादा एक चिकन नेक की तरह है, एंड रिलेटेड टू द सेंसिटिव सिलीगुड़ जो कॉरिडोर है वहाँ पे उसको एक्सेस मिल जाएगा जब वो एरिया ले लेगा अपने में। ओके, एंड फिर इंडिया के ऊपर आराम से साथ में मीन्स प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर इंडिया हो जाएगी। सो इसीलिए जो है देखते हैं भूटान का क्या एक्शन होता है इसके रिलेटेड। आगे जो है पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक, चाइना ड्राफ्ट रूल्स फॉर स्ट्रिक्ट ओवरसाइट ऑफ द फॉरेन टीचर्स। देखो बहुत सारे फॉरेन टीचर्स हैं जो कि चाइना में पढ़ा रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड जो है चाइना ने न्यू ड्राफ्ट प्रपोजल लेकर आया है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट ड्राफ्ट प्रपोजल जितने भी फॉरेन टीचर्स हैं उनके वर्ड्स और डीड्स को उसको कांस्टेंट वॉच पे रखा जाएगा। मतलब जो पढ़ा रहे हैं और जो कर रहे हैं काम उसको वॉच पे रखा जाएगा, और ये देखा जाएगा कहीं कंट्री की सॉवरेनिटी कहीं रिस्क पे तो नहीं है। जो भी फॉरेन टीचर्स हैं उनको रिलीजियस एजुकेशन और प्रीचिंग भी नहीं अलाउड होगी। देखो ज़्यादातर क्या होगा, जो फॉरेन टीचर्स हैं बाई चांस कहीं कोई US से आ गया तो, या फिर कोई ब्रिटेन से आ गया, तो ये सब लोग क्या करेंगे, ये अगर यहाँ से टीचर्स बिलोंग कर रहे हैं तो ये एक एजेंडा चला सकते हैं कि चाइना के अगेंस्ट, और वहाँ की पब्लिक को भड़का सकते हैं। इसीलिए ये सब प्रपोजल लेकर आ रहा है चाइना। एंड
एक फाइनल से मांगा है पब्लिक से कि आपके क्या व्यूज़ हैं, और उसके बाद जो है ये अप्रूव हो जाएगा। बेसिकली पब्लिक के रिव्यूज़ जस्ट प्रोपेगेंडा है, उसको अप्रूव करना ही है ये चीज़, ओके। बिकॉज इतना डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाइना में है ही नहीं। एंड आगे ये बढ़ते हैं और देखते हैं कि देखो जितना भी है, अगर इमोरल फॉरेन इन्फ्लुएंस है उसको कम करना है। अब न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्या है कि लगभग 20 आवर्स की टीचिंग दी जाएगी। जो भी टीचर्स हैं फॉरेनर्स के, उनको चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएंगे, और एथिक्स क्या है टीचर्स के व्हेन दे टेक अप एम्प्लॉयमेंट, ये चीज़ समझाया जाएगा, ओके। अब ये है कि अगर कोई भी टीचर जो है इन रिसेंट ईयर्स सेक्स एब्यूज़ या फिर टेकिंग ड्रग्स में इन्वॉल्व होगा, तो उसको जो है क्रिमिनल ऑफेंस के आगे तहत जो है उसको पूरा हटा दिया जाएगा जॉब से। अदर थिंग इज़ दैट जो भी फॉरेनर टीचर्स हैं उनके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए और हायर, और एटलीस्ट 2 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और रेलिवेंट लैंग्वेज में टीचिंग क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, ओके। एंड अदर थिंग इज़ दैट जो भी टीचर के पास ऐसा नहीं है, अगर कोई रखता है तो उसको जो है पर टीचर जो है उस इंस्टीट्यूट को लगभग $1,400 का जो है जुर्माना भरना पड़ेगा। सो दिस इज़ देयर, ओके। आगे जो है हम लोग एडिटोरियल में केवल यही टॉपिक इम्पॉर्टेंट था, और इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग कवर कर लेते हैं। वाई आर रीपर्पस मेडिसिन एक्सपेंसिव? जो है ग्लेनमार्क जो DGCGI है जो कि अप्रूव करता है मेडिसिन, इसके ने जो है ग्लेनमार्क फार्मा की मेडिसिन फेविपिराविर टैबलेट इसको अप्रूव करी है फॉर रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज़। रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज़ मतलब क्या होता है? अंडर द सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर, ओके। आप ऐसे नहीं जाके अपने आप मार्केट से ले सकते हैं। इसके साथ जो हेट्रोसिप्ला टू मैन्युफैक्चर एंड मार्केट इंजेक्टेबल, ये इंजेक्टेबल मेडिसिन है, एंड फार्मूला रेमडेसिविर का, और बायोकॉन ने को अलाउ करा इटोलिजुमैब का। तो प्राइसेस ऑफ मेडिसिन अब देखा जाए, रेमडेसिविर है ये एंटीवायरल और है, ये ड्रग स्पेशली जो है एबोला वायरस इन्फेक्टेड पर्सन को दी जाती है, ओके। और जो फेविपिराविर है ये एक जेनरिक वर्जन है, और ये डेवलप बाय केमिकल इन जापान। सो दिस इज़ देयर। सो गिलेड हैज़ इसने रॉयल्टी फ्री वॉलेंट्री लाइसेंस एग्रीमेंट जो है वो एग्री हो गया है। तो इसने जो हेट्रोसिफ्ला को ट्रांसफ़र करने के लिए जो भी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है वो एग्री हो गया, और लगभग ये 127 कंट्रीज़ को जो है ट्रांसफ़र करेगा। और ये WHO ने कहा है कि ये तब तक होगा जब तक कोई और मेडिसिन जो है अप्रूव नहीं हो पाती फॉर कोविड-19। अब देखो हेट्रो ने रेमडेसिविर का प्राइस लगभग 5,400 लगाया है केवल 100 mg के लिए, ओके, जो और इंजेक्शन के लिए। ऐसे ही सिप्ला ने लगभग इतना 4,000 का लगाया है। तो एक पर्सन का खर्चा कितना, इतना लगभग 24,000 से 32,000 तक बैठ रहा है, ओके। ऐसे ही फेविपिराविर का अपना ही है खर्चा लगभग 12,566 है। तो ये अपना उनका है। इटोलिजुमैब जो है जो कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई, इसका भी बताया गया है कि कितना एक्सपेंसेस है इसमें। सो क्वेश्चन इज़ की दैट अगर मेडिसिन इतनी महंगी है तो पुअर पीपल का क्या, वो लोग कैसे अफोर्ड करेंगे इस चीज़ को, ओके। और ये है कि जैसे कि कुछ मेडिसिन है जिसको अप्रूवल मिला है और कुछ को अप्रूवल नहीं मिला है। जैसे इटोलिजुमैब है उसको MHFW मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और WHO का नहीं अप्रूवल मिला है। अब आती है बात रेमडेसिविर का, इसको जो है मिल गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का अप्रूवल, और फेविपिराविर का मिला है WHO का, ओके। सो दीज आर द थिंग्स। अब वेरियस लॉज हैं जो कि ये कहते हैं कि मेडिसिन ऐसी होनी चाहिए कि अफोर्डेबल हो सके फॉर एंटी कोविड-19 माने जो भी कोविड पेशेंट्स हैं उनके लिए, ओके। तो कुछ कंट्रीज़ ने क्या करा कि लेजिस्लेशंस लाने शुरू कर दी, जैसे कनाडा पास कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्ट, एंड जर्मनी द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ इन ह्यूमन एड। तो इस तरीके के एक्ट लाके क्या करा कि उसकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस करने लगे, जिससे कि सभी लोग को ट्रीटमेंट वो ईजिली पॉसिबल हो सके, ओके। सो प्राइसेस अनाउंस फॉर मेडिसिन अपेयर टू बी हाई, ओके। सो इसको जो है ऐसा करना है कि
जो है जो कॉस्ट है और जो सेलिंग है, जो माने एक तो आती प्रोडक्शन कॉस्ट से लेके पूरा जो आता है वो चीज़ तो कंपनीज निकाल लें और थोड़ा सा माने प्रॉफिट मार्जिन भी बना लें, तभी तो कोई कंपनी चल सकती है, बिकॉज उनके अलग भी जो है खर्चे होते हैं। सो इतना रख के तब जाके जो है उस मेडिसिन की कॉस्ट रखनी चाहिए। ओके, दिस वाज आइडिया बिहाइंड दिस आर्टिकल। और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अनदर आर्टिकल दैट इज़ फ्रॉम द, ये आप वैसे तो पढ़ना ही है ना, कुछ स्किप नहीं करना है इसको। इट इज़ रिलेटेड टू द N95 वोल्ट मास। अब देखो N95 वोल्ट मास में देखो आप यहाँ पे जो है ऐसे बना रहता है। ओके, और हाँ, ये सारे मास्क जो है N95 मास्क नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ही जो है मैन्युफैक्चर करने लग गए हैं, तो इस पे ध्यान देना। बहुत सारे देखो क्योंकि मैंने खुद ये सर्च करा था कि ज़्यादातर मास्क जो है वो बैक्टीरियल है, एंटीबैक्टीरियल है। ओके, एंड कुछ हैं जो कि एंटी पॉल्यूटेंट माने पॉल्यूशन से बचाने के लिए। तो आप जब मास्क यूज़ कर रहे हो तो भले आप जैसे अमेज़न से बाई कर रहे हो या फ्लिपकार्ट से बाई कर रहे हो, तो आप ये देखो कि आप कौन सा, कहीं आप एंटी पॉल्यूटेंट मास्क लेके नहीं आप पहने हुए हो। ओके, और हमेशा जो है ये सर्च करो कि एंटी वायरस मास्क है कि नहीं, जो वायरस प्रोटेक्शन मास्क जो है वो बहुत ही कम मिल रहे हैं। और इस मास्क में ये प्रॉब्लम क्या है कि बाई चांस ये कोविड पेशेंट है, ओके, कोविड पॉजिटिव है, अगर इसने पहना तो क्या होगा कि ये एक्सेल करेगा अपनी जो भी है, तो इससे क्या आएगा, जो ड्रॉपलेट्स हैं वो जो है बाहर आएगा और जो वायरस जो है वो बाहर निकल के आ सकता है और दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम इस मास्क से ये है। तो बेटा ये बोला गया है, इवन WHO ने ये बोला है कि जो सर्जिकल मास्क होते हैं बेसिकली जो ब्लूइश कलर के होते हैं 3 प्लाई मास्क, वो यूज़ करना है। ओके, सो ये ध्यान रखना आप सभी लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए मैंने इस वीडियो में कवर करा है। एंड इट इज़ N95 क्या है, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव डिवाइस है, और इसको इस तरीके से डिज़ाइन कर, देखो यहाँ पे ना यह नोज क्लिप होती है, तो इसको इस तरीके से डिज़ाइन करा है कि फिल्ट्रेशन हो सके एयरबॉर्न पार्टिकल्स का। N स्टैंड्स फॉर नॉन ऑयल, मीनिंग इट कैन बी यूज्ड इफ ऑयल बेस्ड पार्टिकुलेट्स आर नॉट प्रेजेंट। ओके, और 95 में क्या है, 95% है फिल्टर एयरबॉर्न पार्टिकल्स हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से वो ईज़िली एक्सेल हो सकता है, तो इसीलिए जो अगर कोविड पेशेंट पहनता है और आप कोविड नेगेटिव हैं तो आप ईज़िली जो है इन्फेक्टेड हो सकते हो। ओके, दिस इज़ द प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी को और समझते हैं कि देखो ये एडवाइस हुआ है कि ज़्यादातर आप लोग जो है अपना खुद का जो घर में मास्क है उसको बना के पहनो, उसको बनाने से पहले उसको बॉईल करो और एक दूसरे का मास्क मत पहनो। ओके, दिस इज़ द मेन थिंग बिहाइंड दिस आर्टिकल। और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट समझते हैं कि हेल्पलाइन फॉर स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ लॉन्च्ड। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स अब घर पे रह रहे हैं, ज़्यादातर टाइम वो घर पे स्पेंड करते हैं, तो हो सकता है जब आप बहुत लोग होते हैं वो आउट गोइंग होते हैं, तो वो घर पे नहीं रह पाते हैं, और जब घर पे रहना पड़ता है तो बहुत एक नई उलझन में फंसे रहते हैं। तो उनके लिए जो है एक हेल्पलाइन मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने लॉन्च करी है, दैट इज़ नोन एज मनोदर्पण। आपके मन का दर्पण जो है वो इस के थ्रू आप ईज़िली जो है रिफ्लेक्ट कर सकते हो। इसमें एक वेबसाइट है, इंटरेक्टिव ऑनलाइन चैट प्लेटफॉर्म है, एडवाइजरीज हैं और टिप्स हैं फॉर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। ओके, ये सब चीज़ें हैं। और ये जो है जितने भी स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये हेल्पलाइन है। स्टूडेंट कैन ईज़िली कॉल ऑन दिस नंबर। और जो भी आपके साथ के बच्चे माने किड्स हैं फैमिलीज़ में, ओके, जिनको आप जानते हैं, तो एक बार ऐसे ही आप जनरली बोल देना कि ये हेल्पलाइन गवर्नमेंट ने लॉन्च करी, तो हो सकता है कि किसी के दिमाग में कुछ चल रहा है तो वो ईज़िली जो है यहाँ पे एटलीस्ट
आस पास से नहीं कह सकते, रिलेटिव से नहीं कह सकते, फैमिली मेम्बर से नहीं कह सकते, बट इस प्लेटफॉर्म पे क्या है कि अपनी बात तो सुलझवा सकते हैं ना, अगर ये प्लेटफॉर्म वर्क कर रही हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अदर थिंग्स एज वेल। सो हम लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस को अब कवर करना है। इंडियन एक्सप्रेस में ये एक आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, EU एडॉप्ट्स $857 बिलियन स्टिमुलस टू रेस्क्यू कोरोना वायरस हिट इकोनॉमीज। जितने भी इकोनॉमीज़ हैं जो कोरोना वायरस हैं, लगभग 27 कंट्रीज़ यूरोप के, उनको हेल्प करेगा EU। और ये कैसे हेल्प करेगा, जो बॉन्ड्स वगैरह हैं उनको सेल करेगा, और उन बॉन्ड्स को सेल करने के बाद जो है, जो भी ज़्यादा हिट होंगी कोरोना वायरस से रिलेटेड, हार्डेस्ट जो हिट होगी, उनको जो है हेल्प होगा, जो भी बॉन्ड्स को सेल करने के बाद मनी आएगा। ओके, सो दिस वाज देयर इन दिस आर्टिकल। और आगे बढ़ते हैं और ये आर्टिकल समझते हैं, रीसेट फॉर एग्रीकल्चर। देखो हम लोग ने अभी तक ये समझा था कि बहुत फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ डाला है कि फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड हमेशा से अगर आप वेटरन हैं, आप बहुत 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड हमेशा कुछ ना कुछ आर्टिकल पढ़ते थे। ओके, अब क्या है कि अब ये इम्फेसिस हो रहा है कि न्यूट्रिशनल सेल्फ रिलायंस भी अगर आ जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। ओके, तो उसके लिए क्या करना है, देखो न्यूट्रिशनल डाइट है वो भी लोगों तक पहुंचना, वो इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज आपका ब्रेन डेवलपमेंट, तो अगर आप बॉडी डेवलपमेंट, आपका हेल्थ जो है तभी सही रहेगा जब आपके पास एक गुड न्यूट्रिशन डाइट पहुंचेगी। ओके, और अभी जो है हमारा देखो फूड सरप्लस वाला प्रॉब्लम, तो जैसे फूड डेफिशिएंट कंट्री था तो फूड सरप्लस हो चुका है। ओके, और अभी इतना है कि लगभग जो है 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो है उसको फ्रीली मंथली राशन मिल रहा है। ओके, ये सिचुएशन है। बट अगर ये जो सीरियस सरप्लस जो स्टेट है, अगर ये लगभग 1 साल तक चलता रहा, तो जो सीरियस सरप्लस स्टेट है वो शैटर लाइक अ शीट ऑफ ग्लास। ओके, तो अभी क्या है कि अब क्या है कि भाई 8 स्टेप अप्रोच यहाँ पे बताई गई है कैसे न्यूट्रिशनल सेल्फ रिलायंस लाना है, और उसके अकॉर्डिंग देखो लगभग 2050 तक क्या है कि हमारी पॉपुलेशन और इकॉनमी स्टेबलाइज्ड हो जाएगी, ऐसा बोला जा रहा है। एंड सेकेंडली क्या है कि एक एरिया प्रोडक्शन प्लान, हर एक एरिया का एक प्रोडक्शन प्लान होना चाहिए, उसको डेवलप कर लिया जाए। इससे क्या होगा कि जो है एरिया प्रोडक्शन प्लान डेवलप करने से कि जितने भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है हर कंट्री के, अपने कंट्री के एग्रो इकोनॉमिकल क्लाइमेटिक जोन कितनी है, अगर आपने ये पढ़ा होगा इन्वायरमेंट की बुक में तो आपको ये पता होगा कि कितनी है। तो एग्रो इकोनॉमिकल क्लाइमेटिक जोन के अकॉर्डिंग जो है पूरे एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करें और एरिया प्रोडक्शन प्लान बनाया जाए। ओके, थर्ड वन इज़ दैट जब ये एरिया प्रोडक्शन प्लान बन जाए उसके बाद रिस्क एंड प्राइस सपोर्ट, ये चीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए, और फार्मर्स को एक फ्री देना चाहिए कि जो भी वो ग्रो करना चाहें वो ग्रो कर सकते हैं। ओके, अब क्या है कि प्रेजेंट फार्म इनपुट जो है सब्सिडी रिजीम दैट इंसेंटिवाइज प्रोडक्शन विल नीड टू शिफ्ट टू वन ऑफ पेमेंट ऑफ फार्म इकोनॉमिक सर्विस, जैसे कि इम्प्रूविंग सॉइल हेल्थ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब करना चाहिए। फिफ्थ क्या है, रेदर देन कॉन्स्टेंटली बिकरिंग विद फार्मर यूनियंस, या डायरेक्टली जो है कैश जो है हेल्प जो है वो फार्मर्स को प्रोवाइड करना चाहिए। ओके, रियल कॉस्ट क्या है ग्रोइंग की, मूविंग अवे फ्रॉम द स्ट्रेटजी ऑफ सेक्रीफाइसिंग फार्मर्स इंटरेस्ट कि वो चीप फूड प्रोवाइड कराएं फॉर द कंज्यूमर बेनिफिट, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओके, सिक्स क्या है, सिक्स ये है कि मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम ऐसा डेवलप करो कि प्रोडक्शन और प्राइस स्पाइक इसको जो है गवर्नमेंट मैनेज कर सके। ओके, सेवेंथ ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, प्रायोरिटाइज ह्यूमन कैपिटल ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर बाय डबलिंग एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्रीकल्चर में जितना लगेगा वो उतना ज़्यादा बेटर है। ओके, एंड अदर थिंग इज़ दैट 8th पॉइंट क्या है, 20 ईयर अवेयरनेस कैंपेन चलाओ इंडिया की हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हो सके उनमें।
ओके। हाँ, देखो यूएस में क्या है कि ज़्यादातर लोग क्या है डायबिटिक कह सकते हैं, जो मेडिकेशन के लिए जो एक्सपेंडिचर है वो जो है इतना ऑयल पे वो लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उतना कहीं ज़्यादा वो डायबिटिक मेडिसिन लेने के लिए एक्सपेंडिचर हो रहा है। वाई? बिकॉज ज़्यादातर लोग जो है प्रोसेस फूड हैबिट्स में एमुलेट करते हैं। ओके, वो प्रोसेस फूड जो है वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कफ ड्रॉपलेट्स ट्रेवल लॉन्गर। ये एक स्टडी हुई है एंड इसके स्टडी के अकॉर्डिंग जो है, देखो ये स्टडी हुई है कि अगर ह्यूमिड कंडीशन है, ओके, ड्राई कंडीशन में ड्रॉपलेट्स अगर ये इन्फेक्टेड पर्सन है कि इसकी ड्रॉपलेट्स यहीं तक आएगी। अगर ह्यूमिड कंडीशन है तो ड्रॉपलेट्स जो है फार ट्रेवल कर सकती है। ओके, इस कंडीशन में क्या है, लाइव एक मॉडल बनाया गया, इमुलेट करा गया, जिससे कि जो है पता चले कि अगर जो है ये कंडीशन है तो कैसे ड्रॉपलेट्स ट्रैवल कर रही हैं, उसका लाइफ टाइम डिटरमाइन करा गया और इन्फेक्शन ग्रोथ रेट क्या है वो कैलकुलेट करा गया और ये सारी चीज़ें हैं। ओके, सो इस मॉडल को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं इस आर्टिकल को। और देखो ह्यूमिड और कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन है, इसमें बोला जा रहा है कि ज़्यादा फैल रहा है। अभी सोचो हॉट एंड ड्राई वन में इतनी स्थिति है तो ह्यूमिड और कोल्ड क्लाइमेट में जो है कैसी सिचुएशन आएगी। ओके, एंड हाउ डज इट ट्रैवल एट द फाइंडिंग्स। देखा जाए तो द मॉडल एक बनाया गया एंड दैट मॉडल इज, उसमें ये था कि कॉलिजन थ्योरी प्रेडिक्ट करी गई, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल, कि इसमें कैसे वो कोलाइड कर रहे हैं। ओके, ये देखा गया कि जब ये इंट्रैक्शन हुआ तो फार एंड फास्ट ड्रॉपलेट स्प्रेड हुआ। ओके, एंड एक सॉल्यूशन लिया गया। ज़्यादातर जो है हमारे जो है ड्रॉपलेट्स हैं वो सोडियम क्लोराइड के ही फॉर्म में होती है, तो उसका एक लिया गया, ठीक है, सलाइवा इज़ हाई इन सोडियम क्लोराइड, तो ऐसे एक बनाया गया एमुलेट करने के लिए और उस मॉडल के अकॉर्डिंग जो है ये डिटरमाइन करा गया कि इसका साइज़ क्या है, स्प्रेड क्या है, लाइफ स्पैन क्या है। तो हाउ फॉर डू ड्रॉपलेट्स ट्रैवल, अभी तक ये बोला जा रहा था लगभग आप 6 फीट की जो है वो डिस्टेंस बना के रखिए, बट अगर हम इस थ्योरी को पढ़ते हैं तो ये हमारा ये 6 फीट का जो था ये कह सकते हैं ये पूरा बेकार हो गया। ओके, अब क्या है कि लगभग 8 फीट से 13 फीट अवे तक ये ड्रॉपलेट्स जो हैं आराम से ट्रैवल कर सकती हैं एट 35 डिग्री सेल्सियस और है, और 40% अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है एटमॉस्फेयर में तो ड्रॉपलेट्स लगभग 8 फीट तक ट्रैवल कर रही हैं। अब आती है बात 41 डिग्री फ़ारेनहाइट की और 80% ह्यूमिडिटी की, तो ये 12 फीट तक ट्रैवल कर रही हैं। ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर हम विदाउट मास्क 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं तो वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो लगभग आप कम से कम 14 to 15 फीट, ओके, अगर मान लें कि एक जो है लगभग जो है बहुत ज़्यादा 6 फीट का एक पर्सन है, ओके, तो लगभग आप समझ लो कि इतना आप जो है डिस्टेंस आपको बना के रखना है। सो शुड वी वरी अबाउट द विंटर, विंटर में क्या, दिस मीन्स इन हाई ह्यूमिडिटी, जहाँ पे ह्यूमिडिटी होगा इट सर्वाइव लॉन्गर और ट्रैवल भी लॉन्गर करेगी। ओके, ये चीज़ है बेसिकली। एंड कोल्ड टेम्परेचर वी ऑल्सो प्रोलॉन्ग लाइफ टाइम बट नॉट एज मच एज ह्यूमिडिटी, वो लाइफ टाइम बढ़ा देगा उस वायरस का, बट ह्यूमिडिटी में जैसा होता है उतना ट्रैवल करता है वो चीज़ नहीं हो पाएगी। ओके, आर देयर अदर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, इट इज़ फाउंड दैट ड्रॉपलेट्स इन द रेंज ऑफ इतने जो माइक्रॉन्स की होती हैं वो ज़्यादा इवेपोरेट करती हैं और ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर करती हैं। सो वेयरिंग मास्क वो ट्रैप पार्टिकल्स विद इन दिस critical range. Okay, so this is there in this article and we have completed whole newspaper, and thank you for watching.